देखिए, ये जो असम की पॉलिटिक्स ऊपर से जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। इलेक्शन आते ही असम कुछ हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है, जिसमें सबसे पहला ऑटोनोमस काउंसिल, जिसमें बोरोलैंड, कार्बी एंगलोंग या फिर डीमा हसावा जाते हैं। इसी के साथ साथ असम के अंदर मियाँ मुस्लिम का फैक्टर, जो कि बांग्लादेशी ओरिजिन मुस्लिम से, उस फैक्टर को काफी ज्यादा बड़े तौर पर दिखाया जाता है और उन्हें टारगेट कर कर पॉलिटिकल कैंपेन्स किए जाते हैं। गतिके जोने जेनेके पारे मिया कष्ट दियक ना, आपुनिও दियक ना। रिक्सात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दिए, कष्ट खालेहे अखमर पर जाब। इसी के साथ साथ मारवाड़ी, बंगाली और बिहारी का मुद्दा इतना बड़ा बना दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि उनसे यहाँ के इंडिजिनियस लोगों को काफी ज्यादा थ्रेट है। बहुत हो गया, आप लोग को छठ पूजा चाहिए। छठ पूजा में डिमासा जबरदस्ती करके उस दिन में भी ऐसा करा, वो डिमासा माटी है, लेकिन आप लोग को छठ पूजा चाहिए, वैसा करा। आप लोग को तो करने दे रहा है ना, छठ पूजा भी करने दे रहा है। हाँ, बिहार में हम लोग को बुसुटी में हम लोग को करने देगा आप लोग को जमीन में। और सिचुएशन ऐसा पैदा किया जाता है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी यहाँ के कल्चर और लैंग्वेज को बचाने के लिए और यहाँ के इंडिजिनियस लोगों का वर्चस्व और दबदबा बनाने के लिए वह आएगी, तब जाकर ही काम होगा। पर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मियाँ मुस्लिम का फैक्टर आज जो इतना बड़ा बनाया जा रहा है, जब वो एंट्री कर रहे थे उस वक्त यहाँ के लोग क्या कर रहे थे? जब मारवाड़ी, बिहारी, बंगाली यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एंट्री कर रहे थे, उसी वक्त इन पर रोक क्यों नहीं लगाई? और आज इसको इतना बड़ा मुद्दा के हिसाब से पेश क्यों किया जाता है? चलिए इस वीडियो के अंदर हम डीपली समझते हैं। देखिए, संजय हजारिका की किताब स्ट्रेंजर्स ऑफ द मिस्ट में ये बातें मिलती है कि 1826 में जब ब्रिटिशर्स ने यांदाबू ट्रीटी साइन किया, उसके बाद से ब्रिटिशर्स ने आसाम के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिया और उसके बाद से आसाम का सिचुएशन पूरा बदल गया। ब्रिटिशर्स के नजरिए में आसाम एक गोल्ड था, क्योंकि आसाम में बहुत सारे वेस्टलैंड थे और खेती का एक बहुत बड़ा स्कोप था। इसी के साथ आसाम एक ऐसी जगह थी जहाँ पे टी प्लांटेशन काफी ज्यादा फेवरेबल था, तो उन्हें लोग चाहिए थे जो खेती करे और टी प्लांटेशन करे। तो ब्रिटिशर्स यहाँ के इंडिजिनियस लोगों के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग खेती करें, पर यहाँ के इंडिजिनियस लोग उस वक्त अपना जगह छोड़कर चौर एरियाज में, जो कि नदी के साइड में होती है, वहां पे और जंगल में जाने के लिए रेडी नहीं थे। इसका कारण मायन विनर अपनी किताब सन्स ऑफ द सोइल्स में बताते हैं, जो कि 1978 में पब्लिश हुई थी, कि 1820 के बाद मोआमोरिया रेबेलियन जिस तरीके से असम में हुआ था, असम का पॉपुलेशन 50% तक कम हो चुका था और यहाँ के लोगों के मन में डर था कि अगर वो जंगल में और चौर एरियाज में जाएंगे तो वापस से मोआमोरिया रेबेलियन होगा और उनके जानों को खतरा होगा। तो ब्रिटिशर्स को इन सारे चीजों को टैकल करने के लिए कुछ लोग चाहिए थे। तो टी प्लांटेशन से रिलेटेड, क्योंकि उस वक्त असम बंगाल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था, तो ब्रिटिशर्स ने बंगाल से, उड़ीसा से और बिहार से लोगों को लाकर अपर लेवल के कामों को बंगाली, बिहारी और मारवाड़ी को देना चालू कर दिया। इसीलिए आज की डेट में भी आप अगर रेलवे से हुआ, प्लांटेशन से हुआ, वहां पे देखेंगे तो उड़ीसा, बिहार या फिर बंगाल के लोग ही अपर क्लास में हैं। इससे क्या हुआ, जो कि यहाँ के इंडिजिनियस लोगों को जो जॉब्स मिलता था वो धीरे धीरे कम हो गया और असम की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी मारवाड़ी, बंगाली, बिहारी और टी प्लांटेशन लेबरर्स के पास जाने लगे। इससे यहाँ के इंडिजिनियस लोगों को उसी वक्त से प्रॉब्लम होने लगा। पर चौर एरियाज में सेटलमेंट के लिए जो लोग लाए गए बंगाल से, आज की डेट में जो बांग्लादेश है, उसे मियाँ मुस्लिम कहा जाने लगा। इनिशियली यहाँ के इंडिजिनियस लोगों ने मियाँ मुस्लिम का सपोर्ट किया, क्योंकि वो यहाँ पे एज अ लेबर के हिसाब से आते थे, जो कि जरूरत भी थी। तो यहाँ के इंडिजिनियस लोगों ने ही उनको मियाँ का शब्द का इस्तेमाल करके बुलाते थे, जिसका मतलब होता है जेंटलमैन या फिर सर। इसी बात को मोनिरुल हुसैन अपनी किताब द असम मूवमेंट में कंफर्म करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे पूरा जाकर एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। मोनिरुल हुसैन बताते हैं कि जब ब्रिटिशर्स असम के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिया, उन्हें ऐसा लगने लगा कि असमीज लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि ज्यादातर जो अपर लेवल की काम थी वो बंगाली लोग डील करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि असम के अंदर सारे स्कूल्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क जितने भी होते थे, वहां पे बंगाली को ही कंपलसरी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और असमीज को एबोलिश कर दिया। इससे यहाँ के इंडिजिनियस लोगों को और ज्यादा इन लोगों से प्रॉब्लम होने लगी। इसके बाद से सिचुएशन बदलता चला गया और उसी वक्त असम के अंदर अमेरिकन क्रिश्चियन बैप्टिस्ट मिशनरी यूनियन काम कर रही थी असम में क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। उन्होंने काफी क्लोजली इसे मॉनिटर किया और उन्होंने पाया कि असमीज लैंग्वेज जो है और जो बंगाली लैंग्वेज है वो दोनों ही डिफरेंट लैंग्वेज है। तो यहाँ पे पहली बार इंडिजिनियस लोगों को फंडिंग करके 1946 में पहली असमीज मैगजीन
अरुणोदय नाम से निकाली गई। इसके बाद से आनंदराम ढेकियाल फुकर ने बड़े बड़े लेटर्स लिखकर ब्रिटिशर्स को ये बातें बतलाई कि असमीज लैंग्वेज के ग्रामर और बंगाली लैंग्वेज के ग्रामर जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है और दोनों ही एक्चुअली डिफरेंट लैंग्वेज है। इसके बाद से काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए और बहुत इंडिजिनियस लोगों के प्रोटेस्ट के बाद फाइनली 1973 में जॉर्ज कैंपबेल ने यह डिसीजन लिया कि वापस से असमीज लैंग्वेज को रिस्टोर कर दिया गया हर एक स्कूल्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क में, और बंगाली को एबोलिश कर दिया गया। इसके बाद से यहाँ का सिचुएशन और ज्यादा डेंस रहने लगा। 1872 के अंदर मायन विनर अपनी किताब सन्स ऑफ द सोइल में बताते हैं कि असम की टोटल पॉपुलेशन करीब 30 लाख के आसपास थी। वही 80-81 आते आते वो 46 लाख क्रॉस कर गई। इसे इस रीजन से कंपेयर किया गया कि 80-90 के आसपास बंगाल को पहली बार रेलवे लाइन मिला तो लोग इजीली यहाँ पे आने लगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, तो बाहर से स्पेशली मारवाड़ी और बिहारी लोग यहाँ आकर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने लगे। और इसी के साथ साथ असम के साथ सिलहट को भी जोड़ दिया गया था जो कि आज की डेट में बांग्लादेश में है, तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। सन्स ऑफ द सोइल के मुताबिक 1901 में टोटल 5 से 6 लाख लोग जो कि टी लेबरर्स थे वो असम के अंदर इमिग्रेंट्स रह रहे थे, और सिर्फ 2 लाख लोग जो कि मियां मुस्लिम जो कि बांग्लादेशी ओरिजिन मुस्लिम्स थे वो रह रहे थे। देखिए यहाँ के इंडिजिनियस मुस्लिम्स लोग भी हैं जिन्हें गोरिया, मोरिया, देसी, जुल्हा ऐसा कहा जाता है, और मियां मुस्लिम वो होते हैं जो एक्चुअली बंगाल ओरिजिन जो कि बांग्लादेश की तरफ से आते हैं। तो कभी भी जब कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ के इंडिजिनियस लोगों के बीच में नहीं होता, यहाँ के मुस्लिम्स इंडिजिनियस मुस्लिम भी सेपरेट रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम के साथ ही होता है और इसीलिए इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। आगे अभी पता चलेगा। समय आगे बढ़ा और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने डिसीजन लिया कि असम को ढाका, राजशाही, चट्टग्राम यानी ईस्टर्न बंगाल के साथ जोड़ दिया जाएगा, और फाइनली जोड़ दिया गया। और ये जो एरियाज थे ये ज्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे। अब सिचुएशन क्या हुआ कि वहां से लोग धीरे धीरे असम की ओर शिफ्ट होने लगे और जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी वो असम में बहुत रैपिड तरीके से इंक्रीज होने लगी। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। तो इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से असम के इंडिजिनियस लोगों को बाहरी लोगों से थ्रेट हुआ और यहाँ अपना उनका लैंग्वेज ही गंवाना पड़ा, और इन्हीं लोगों ने मियां मुस्लिम का भी सपोर्ट किया क्योंकि वो लोग एज ए लेबरर के हिसाब से आए थे। तो आने वाले पार्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और असम के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट धीरे धीरे मुस्लिम मेजोरिटी बनते चले गए और उनके बहुत सारे एमएलए आज की डेट में असेंबली के अंदर है। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच।